नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। एजुकेशन क्लब ने अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया है, जिसमें कि बेस्ट सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल को सम्मान दिया गया है और उनको अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड देकर स्कूलों को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि फरीदाबाद में हरियाणा एजुकेशन क्लब की तरफ से गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें कि बेस्ट सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया, जिसमें फरीदाबाद के आसपास के जिलों के सैकड़ों स्कूलों ने हिस्सा लिया। हरियाणा एजुकेशन क्लब का उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों को और ज्यादा बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए, जिसके लिए कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले समय में भी बच्चों को और ज्यादा अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। आज आयोजन किया गया है गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड का। किस तरीके से आप इसको देखते हैं, कितना महत्व है एक शिक्षक का जो है वो इस अवार्ड के लिए? सर, एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर हम सेम एजुकेशन फील्ड से एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है और बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारी हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं और एक मोटिवेशन भी मिलती है। जब हम सबको किसी न किसी रूप में सम्मानित किया जाता है तो मिलता है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि एक सर्कल डेवलप होता है। कार्यक्रम था यहाँ पर और किस तरह से जो है ये अवार्ड सेरेमनी थी, किन किन को लोगों को जो है सम्मान दिया? हरियाणा एजुकेटिव क्लब के तहत हमने एक अवार्ड सेरेमनी हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं, जो लास्ट ईयर कोरोना की वजह से नहीं रह पाई थी। इसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी हमारे हरियाणा से रिलेटेड जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके मेंबर्स में हमारे पास 100 के आसपास प्लस मेंबर्स हैं और ये किसी एक एसोसिएशन के लिए काम नहीं करती, इसमें सभी एसोसिएशन मिलकर काम करती हैं और उनको हम अवार्ड सेरेमनी करते हैं। इस साल हम जो उसका नाम गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड रखा है, क्योंकि कोरोना टाइम में जो टीचर्स ने और जो उनकी मैनेजमेंट ने जो एफर्ट लगाए थे वो कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय थे, जिनका अब मीडिया ने भी बहुत सराहना की और उसी के तहत हमने कोशिश करी कि उनको एक सम्मान और दिया जाए, जिसमें हमारे आज के चीफ गेस्ट विजय यादव जी सीबीएसई से जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं एफिलिएशन से वो हैं, हमारे फरीदाबाद के एसडीएम हैं, हमारे पलवल की और फरीदाबाद की डीओज हैं। उन लोगों के थ्रू जब एक सम्मान कहीं ना कहीं मिलता है तो टीचर्स में एक एनर्जी जनरेट होती है और उस एनर्जी को अपने बच्चों के साथ यूज़ करते हैं। उसको लेकर हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल। किस ये जो क्राइटेरिया होता है अवार्ड्स का, ये किन ऐसे लोगों को दिया जाता है, उसके पीछे भी थोड़ा सा बता दीजिए। सर, हमारी सोच के तहत हर एक मैनेजमेंट, हर टीचर्स अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। कोशिश रहती है कि वो खुद भी कुछ अपना जो भी ज्ञान समेटे हो उसको बच्चों तक पहुँचाएँ। वही क्राइटेरिया लेकर हम बच्चों को यहाँ पर टीचर्स को और मैनेजमेंट के लोगों को, डायरेक्टर्स को, प्रिंसिपल्स को यहाँ पर बुलाते हैं और उसके तहत ही उनको अवार्ड देते हैं। जो है यहाँ पर आज 80 प्लस होली का त्योहार आने को है, जिसके चलते बाजारों में रंग गुलाल की दुकानें सज चुकी हैं, लेकिन ग्राहकों को न देख दुकानदारों के चेहरे का रंग कुछ उड़ा उड़ा सा है, क्योंकि इस बार फिर से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, जिसके चलते ग्राहकों में कोरोना का डर बना हुआ है और ग्राहकों को आते न देख जो दुकानदार हैं उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। आपको बता दें कि बाजार में होली के त्योहारों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। होली की तैयारियों के चलते दुकानों पर रंग गुलाल पिचकारी सजने लगी है। होली का कुछ रंग बाजारों में दिख रहा है, लेकिन ग्राहक न आते देख दुकानदारों के चेहरे का रंग फीका पड़ा हुआ है। पहले होली की रौनक काफी दिन पहले से ही देखने को मिलती थी, लेकिन कोरोना काल के चलते लोगों में कोरोना का भय बना हुआ है, जिसके चलते लोग फिलहाल बाजारों में आने से हिचकिचा रहे हैं और दुकानों पर ग्राहकों को न देख दुकानदार उदास नजर आ रहे हैं। जब होली की तैयारियों को लेकर बल्लभगढ़ के दुकानदारों से त्योहार की बिक्री को लेकर सवाल किए गए तो दुकानदारों का कहना है कि होली तो रंगों का त्योहार है और सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करके ही त्योहार को मनाया जाएगा। वहीं अन्य दुकानदार का कहना है कि अभी हल्की फुल्की चहल पहल है, वो भी सरकार के साथ हैं और कोरोना के नियमों के हिसाब से ही होली मनाई जाएगी। वहीं जब हरियाणा व्यापार मंडल बल्लभगढ़ के प्रधान प्रेम खट्टर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि होली के त्योहार पर बिक्री पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका कहना है कि कोरोना दोबारा से अपने पैर पसार रहा है, जिसके चलते बाजारों में चहल पहल ना के बराबर है। कोरोना के बाद से कोई भी त्योहार दुकानदारों के लिए अच्छा नहीं रहा। हमारे हिंदुस्तान के अंदर हर त्योहार अपना रंग अलग ही देखे जाता है, तो होली तो वैसे ही रंगों का त्योहार है, ऑलरेडी रंग बरसेगा ही। तो सरकार की जो गाइडलाइंस है क्या उनको फॉलो करते हुए त्योहार को मनाया जाएगा? उनकी गाइडलाइन को फॉलो करके ही त्योहार मनाया जाएगा
ऐसे नहीं बनाया जाए। तो क्या लगता है पिछली बार की तरह अब ग्राहक आने लगे हैं मार्केट, ग्राहक आने लगे हैं मार्केट में, किस तरीके की चहल पहल है इस पर? है थोड़ा बहुत है थोड़ा बहुत अभी। क्या लगता है ग्राहक क्यों नहीं आ रहे मार्केट में? अभी टाइम भी है थोड़ा सा, और ये सब बात। तो क्या लगता है सरकार की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए दुकानदार अपना माल की विक्री करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, हम तो सरकार के साथ हैं बिल्कुल एकदम। पिछली बार की तरह इस बार क्या लगता है कि दुकानदारी हो पाएगी लोगों की? थोड़ा सा काम में तो सारा ग्राहक आने लगे हैं क्या? नहीं, इस बार तो बहुत ज़्यादा काम कम है, यानी 50% ही काम रह गया है। लोगों में डर बना हुआ है, सब लास्ट टाइम का इंतजार कर रहे हैं। तो लॉकडाउन के लिए उसका इंतजार हो रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या लगता है कि जितना आपने माल भरा हुआ क्या निकल पाएगा ये माल? अभी तो ये हर बार के हिसाब से ही है माल, तो अभी तो कोई कस्टमर नहीं था। जैसे होली से पहले कल का ही संडे पड़ा था, अगली तो संडे है ही होली पे, कोई रिस्पॉन्स अभी कोई मार्केट को चहल पहल, बाज़ारों में चहल पहल तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो होली क्या जाके कोरोना के बाद से कस्टमर किसी भी भाव में नहीं है। आज भी दुकानदार खाली बैठे हैं। आप खुद देख लो, जाके आदमी 4-5 बंदों का स्टाफ है, उनकी भी जाके आदमी नौकरी के लिए उनको पैसे देना भी भारी पड़ रहा है। इसलिए जाके अब के होली फीकी रहेगी। और फिर मैं लोगों से भी अपील करता हूँ, जाके आदमी कोरोना काल में जाके बचाव रखें, आदमी मास्क भी लगा रखें, दूरी भी बनाए रखें। चलिए खबरों में बात करेंगे अब अगली खबर की और बताएंगे कि मंत्री मूलचंद शर्मा अपने पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने नगर निगम का निरीक्षण किया और अधिकारियों को उन्होंने जमकर लताड़ लगाई। मंत्री जी ने उन अधिकारियों को लताड़ लगाई है जो अपने कार्यवाही में लापरवाही बरत रहे थे और जिनके भ्रष्टाचार में लिप्त होने की खबरें सामने आई थी। मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि अगर ठीक से काम नहीं किया तो छुट्टी हो जाएगी या फिर कार्यवाही होगी। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने नगर निगम बल्लभगढ़ में औचक निरीक्षण किया और जनता की परेशानियों का समय पर समाधान न होने और नियमों में भ्रष्टाचार पर अधिकारियों और कर्मचारियों को जमकर लताड़ भी लगाई। साथ ही अल्टीमेटम देते हुए कहा कि काम न करने वाले फरीदाबाद छोड़ दें। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी निष्ठा से काम करें, जनता को कोई परेशानी न आए। वहीं उन्होंने क्षेत्रीय एवं कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वे प्रॉपर्टी आईडी को समय पर बना दें और यही नहीं, प्रॉपर्टी आईडी बनने से पहले कितना राजस्व प्राप्त हुआ और प्रॉपर्टी आईडी बनने के बाद नगर निगम को कितना राजस्व प्राप्त हुआ है, इसकी तमाम जानकारी अगली बैठक तक तैयार रखें। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने नगर निगम में प्रत्येक आईडी बनवाने के लिए सक्रिय दलाल पर सख्ती जताते हुए कहा है कि यदि ऑफिस के अंदर इस तरीके का माहौल मिला तो अधिकारी और कर्मचारी पर शिकायत मिलने पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। में लोग हैं, छोटे छोटे परिवारों के लोग, छोटे छोटे मकानों में रहते हैं और वो सारे दिन आईडी के लिए घूमते हैं। और कुछ यहाँ का ठेका, कुछ ऐसे लोगों ने ठेका ले लिया, कुछ वकील आ गए, कुछ वकीलों ने ले लिया, कुछ प्रॉपर्टी डीलरों ने ठेका ले लिया। और ठेके में क्या है कि मुझे जानकारी है कि एक अभी यहाँ से एक है, उसने वही का काम चालू है। 1.5 लाख रुपए एक अटल सेवा केंद्र के नाम से जो हमने स्थापित करा, उस समय जॉइंट कमिश्नर थे, दोनों ने, हमने उसको आदर, हमने परमिशन कराई, उसको भी नहीं बख्शा। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह से जो सरकार का जो भरोसा है, जो रेवेन्यू को कलेक्शन का, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें मिली है, रेवेन्यू को जो जनरेट करते हैं, आप सफाई की, सड़क की, ये तो बात साफ मान ली। मनोहर लाल जी पैसे दे, प्रदेश के मुख्यमंत्री, पर हमने अपने कलेक्शन क्या करी, हम बताइए ना। वो जो सुविधा दे रहे हैं, पानी है, सड़क है, सीवर है, हमारा देना तो कुछ नहीं। और वो क्या है कि इस नाम से छप जाता है। 100 गज की है, 1000 गज का प्लॉट 100 गज का दिखा रहे, 500 गज का है, वह 50 गज का दिखा रहे। इस तरह के जो होते हैं, रेवेन्यू लॉस कर रहे हैं। रेवेन्यू लॉस है। और दूसरा रेवेन्यू लॉस है जो मुझे बार बार लोगों की शिकायत मिली है कि आपके बल्लभगढ़ निगम क्षेत्र में सबसे बड़ा क्यों जॉइंट कमिश्नर यहाँ थे नहीं, कोई आता नहीं, कोई रुक नहीं पाता। कि सबसे बड़ा जो रेवेन्यू कलेक्शन, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करना है। क्या कुछ हिदायतें दी गई हैं? इसका एक ही, बाकी हम देखेंगे। और
अगर चलिए बात करेंगे अगली खबर की और बताएंगे कि कोरोना धीरे धीरे फिर से कई जगह पर अपने पैर पसारने लगा है, लेकिन इसी के चलते जो सरकार है उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता प्रदान कर रही है और जगह जगह इसके लिए कैंप और अभियान भी चलाए जा रहे हैं ताकि लोग जागरूक हो और वैक्सीनेशन कराएं और कोरोना से बचे रहें। इसी को लेकर लोगों को जागरूक किया गया और विधायक ने लोगों को इसके लिए जागरूक किया है, जिसका लोगों ने विधायक का स्वागत भी किया। इस बात पर विधायक ने वैक्सीन लगाने की लोगों से अपील भी की है। आपको बता दें कि फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता ने विधानसभा क्षेत्र में लगने वाले कोरोना वैक्सीन केंद्र पर जाकर अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर कोरोना वैक्सीन करवाने के लिए लोगों को जागरूक किया। इस दौरान विधायक का लोगों ने कार्यक्रम में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता ने विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह जाकर लोगों से अपील की है कि कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने की उन्होंने लोगों से अपील की और इस दौरान उन्होंने सेक्टर 9 स्थित चर्च में लगाए गए कोरोना वैक्सीनेशन एशियन कैंप में जाकर लोगों से मुलाकात की और उन्हें ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा लेने की भी उनसे अपील की है। बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार इस महामारी को खत्म करने के लिए काम कर रही है, जिसमें लोगों भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर कोरोना वैक्सीन लगवाने चाहिए और सरकार का साथ देना चाहिए ताकि इस महामारी को जल्द से जल्द समाप्त किया जा सके। तो वहीं बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता अग्रवाल समाज की ओर से किए गए कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अग्रवाल समाज के लोगों से मिलकर अग्रवाल समाज के लिए हुए कार्यों के तारीफ भी की और बताया कि जय समाज हर समाज में हर कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम करता है। अग्रवाल समाज पिछले 21 सालों से लगातार विभिन्न कार्यक्रम करता है। विशेष रूप से ये होली का कार्यक्रम भी करते हैं और समाज सेवा में जो लोग लगे रहते हैं विभिन्न तरीके से। जैसे आज इन्होंने अपना एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिन बुजुर्गों ने अपने 40 साल या 50 साल शादी के पूरे कर लिए उनको भी सम्मानित किया है। आप सबको हम सबको पता है कि समाज अग्रवाल समाज सेवा के हर एक तरह के कार्यक्रमों में लगा रहता है। कोरोना काल में भी इन्होंने एक्टिव रूप से काम किया और समाज को एकजुट होकर आगे नई पीढ़ी को समाज के जो हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में बताते हैं और इस तरह के सेवा भाव से आने वाली पीढ़ी भी हमारी उत्साहित होती है। कोरोना को लेकर भी लोग भी जा रहे हैं, आप जागरूक कर रहे हैं, वैक्सीन का जो टीकाकरण आपकी विधानसभा में हो रहा है उसके बारे में क्या? देखिए, ये तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि कोरोना जैसे दोबारा पैर पसारने की तरफ बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है तो मैं बोलता हूँ लोगों को कि अपना उसके जो नियम है उनको। चलिए खबरों में बात करेंगे पलवल की। पलवल में महिलाओं को हस्तशिल्प, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई व अन्य तरीकों से दी जाने वाली ट्रेनिंग की सुविधाओं भी नाबार्ड की तरफ से की जा रही है। इस कार्यक्रम में नाबार्ड हरियाणा की मुख्य महाप्रबंधक दीपा गुहा ने शिरकत की और कार्यक्रम की अध्यक्षता बेलिया ने की है। आगरा चौक स्थित होटल में नाबार्ड की तरफ से बेलियन कंपनी की तरफ से परियोजना प्रबंधक और अनुमोदन समिति की बैठक में स्वरोजगार के तहत महिलाओं को जागरूक करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वरोजगार के तहत नाबार्ड की तरफ से दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए रोजगार केंद्र शुरू किए गए हैं, जिसमें महिलाओं के समूह एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं और उस प्रोजेक्ट का भत्ता उन्हें कंपनी की तरफ से मुहैया कराया जाता है। वहीं बेलियान कंपनी जयपुरी रजाई व अन्य हस्तशिल्प के आइटम में डील करती है। उसी से जुड़े हुए तथ्यों पर महिलाओं को रोजगार की सुविधा के साथ साथ प्रति पीस 450 तक दिए जाते हैं। इसमें महिलाएं छोटे छोटे समूह बनाकर अलग अलग प्रकार के वस्तुएं तैयार करती हैं और अपने आप को मजबूत बना रही हैं। नाबार्ड की तरफ से ये कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाए जा रहे हैं ताकि मोदी का मिशन पूरा हो सके। नाबार्ड के सहयोग से आज पलवल जिला में OFPO का बेलियान प्रोड्यूसर कंपनी का आज 6वां PMRC बैठक था, जिसमें मुख्य अतिथि दीपा बी गुहा, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, DDM नाबार्ड, LDM पलवल, ये सारे लोग आज उपस्थित हुए थे। और क्या उद्देश्य था आज मीटिंग का? मीटिंग का उद्देश्य यही था कि जो OFPO जो बेलियान प्रोड्यूसर कंपनी जो बना हुआ है उसमें 250 महिलाएं काम कर रही हैं सुजनी और जयपुरी रजाई के ऊपर, और उन्हीं का समीक्षा बैठक थी जिसमें यह तय करना था कि आगे हम कंपनी को कैसे प्रोडक्शन कर करके और महिलाओं को अधिक से अधिक कैसे उत्पादन को बढ़ाया जाए, उनको मार्केटिंग कैसे दिया जाए, और इसके ऊपर कार्यक्रम था।
जो काफ़ी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। पलवल में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को भवनकुंड चौकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 1 सिलेंडर, 1 लैपटॉप, मोबाइल फोन व 2000 रुपए नकदी बरामद की गई है। पलवल की भवनकुंड चौकी इंचार्ज एएसआई संजय कुमार ने बताया कि उन्हें मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई थी कि चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 3 आरोपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग जगह पर मौजूद है, जो कि कहीं बाहर जाने की फिराक में है। सूचना मिलते ही टीम गठित कर दोनों जगह दबिश दी गई और आरोपियों को काबू कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अशोक उर्फ बोना व शिवा निवासी अहेरिया बताया है। दोनों आरोपियों ने अपने एक साथी के साथ मिलकर गत 30 दिसंबर 2020 को हुड्डा सेक्टर 2 पलवल निवासी आरती पत्नी नरेश के मकान के ताला तोड़कर 22,000 रुपए, 2 अंगूठी, 1 छल्ला और 1 चेन को चोरी किया था। इस संबंध में पीड़ित आरती ने शिकायत भी दर्ज कराई और 31 दिसंबर को मामला दर्ज किया गया था। वहीं अन्य चोरी के मामले में पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम राकेश निवासी जयंतीपुरा मोहल्ला पलवल बताया। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश किया है, जहां उनको अदालत के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये 10 मार्च को हमारे यहाँ दरबार कुआं में एक रात के टाइम चोरी हुई थी। रात के टाइम ताला तोड़कर उसमें चोरी हुई थी, जिसमें एक लैपटॉप और एक आईफोन था, तो वो चोरी हुए थे। इसमें हमने मुकदमा दर्ज किया था, 147 नंबर मुकदमा दर्ज करके हमने इनको मुखबरी की सूचना पर इनको हमने दयानंद स्कूल है उसके पास से इनको गिरफ्तार किया है, जिसमें एक शिवा है, शिवा और पप्पू ये अहिरा की चौपाल से है, एक मुकेश है जयंतीपुरा का है और एक अशोक उर्फ मोटा है बौना। 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। जो लैपटॉप और एक फ़ोन था, इस मुकदमे में हमने कल इनको कोर्ट में पेश करके दोनों चीज़ें बरामद कर ली हैं। शिवा से चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। पंचायत चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर से 1244 मतपेटियां बल्लभगढ़ ब्लॉक में मंगवाई गई हैं। बल्लभगढ़ खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी प्रदीप कुमार की निगरानी में इन सभी पेटियों को यहां पर रखवाया गया। पंचायत अधिकारी की माने तो चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं जिले में 2 नई पंचायतों का गठन भी किया गया। जल्द ही सरकार के दिशा निर्देशानुसार सभी चुनाव कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। बल्लभगढ़ ब्लॉक के बीडीपीओ प्रदीप कुमार की निगरानी में जम्मू कश्मीर से आई मतपेटियों को सुरक्षा के साथ रखवाया गया है। सरकार पंचायत चुनावों को लेकर गंभीरता से कार्य कर रही है। इस मौके पर बीडीपीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि 663 पेटियां बल्लभगढ़ ब्लॉक के लिए और 582 पेटियां तिगांव ब्लॉक के लिए मंगवाई गई हैं। गांव ब्लॉक में कम जगह होने के कारण इनको भी यहां पर रखवाया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले में 2 नई पंचायतें बनाई गई हैं और सरकार के दिशा निर्देशानुसार पंचायत चुनावों को लेकर जरूरी काम निपटाए जा रहे हैं। चुनावों को लेकर तैयारियां जारी हैं। पेटियां आपने प्राप्त की, कहां से पेटियां आई हैं और किस तरीके से कब तक चुनाव होगा, क्या मानते हैं? कितनी पेटियां आई हैं? ये मतपेटियां जम्मू एंड कश्मीर से आई हैं। 663 एक बल्लभगढ़ ब्लॉक के लिए और 581 तिगांव ब्लॉक के लिए। तिगांव में स्टोरेज ना होने के कारण वो पेटियां भी यहाँ स्टोर की गई हैं। किस तरीके से चुनावी प्रक्रिया होगी पेटियां जो मंगाई गई हैं? जैसा आपको पता है कि जब पंचायतों के इलेक्शन होते हैं उसमें 4 वोट डाले जाते हैं, एक पंच का, सरपंच का, समिति और जिला परिषद। जो पंच और समिति का इलेक्शन होता है वो बैलेट पेपर के माध्यम से होता है, जिसमें कि ये मतपेटियों का प्रयोग किया जाएगा। इसमें वो निशान में बैलेट पेपर पे निशान लगा के फोल्ड करके इसके अंदर डालते हैं। और जो सरपंच और ज़िला परिषद का चुनाव है उसका ईवीएम के द्वारा होगा, उसमें वोट मशीन में डाले जाएंगे। तो कहें तो चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं लगभग? जी बिल्कुल, चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। कितनी पंचायतें नहीं बनी हैं वीडियो सब? 3 पंचायतें नई बनी थी फरीदाबाद ज़िले में, जिनमें से एक गांव शहर के अंदर चला गया टिकावली, तो उसको छोड़ के 2 नई पंचायतें बनी हैं अपने पूरे ज़िले में। कब तक पूरी हो जाएंगी चुनाव पंचायत की तैयारियां लगभग? जी ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, बहुत सारा कार्य होता है, जैसे सरकार के दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसके। चलिए खबरों में बात करेंगे अब होडल की। होडल विधानसभा क्षेत्र के आईएएस मेमोरियल स्कूल में प्राइवेट एसोसिएशन यूनियन द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मंत्री हर्ष कुमार मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों ने दुष्यंत चौटाला का जोरदार स्वागत किया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 1 अप्रैल से अनाज मंडी में न्यूनतम
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान की फसल की खरीद शुरू हो जाएगी और 24 घंटे के अंदर फसल का भुगतान हो जाएगा। इस मौके पर डिप्टी सीएम लोगों को होली की शुभकामनाएं भी दी और दुष्यंत ने कहा कि आज ये देखने को मिला कि जो काम ओम प्रकाश चौटाला नहीं कर पाए वो अभय चौटाला ने कर दिया है। तो हर्ष कुमार जी कह रहे थे किसानों की बात बिना बात खत्म नहीं होती, सारे सुनना चाहते हैं। मैं तो एक चीज बोलता हूँ तो सब ये बहकाने वालों ने खूब बहका लिया। अब 1 तारीख से खरीद शुरू होने जा रही। ये आपका बेटा आपका भाई ये वादा कर देता है कि आपका एक एक दाना 6 की 6 फसलों का और पूरी MSP पे खरीदने की जिम्मेवारी मेरी है। और पहले की तरह नहीं कि खरीदने के बाद 15 दिन महीने तक पेमेंट नहीं आएगी, आड़ती के पास जाना पड़ेगा, हिसाब करना पड़ेगा। जिस दिन आप मंडी में जाके अपना अनाज घेरोगे और जे फॉर्म कटेगा, सही 48 घंटे के अंदर अंदर आपके खाते में पूरा आपके अनाज का पैसा हमें बताएगा। जो लोग कहते थे मंडियां खत्म हो जाएगी, MSP बंद हो जाएगी, इतना बोल सकता हूँ ना तो मंडी खत्म होगी, क्योंकि बिना मंडी के खरीद नहीं हो सकती। भाई जरूरत पड़ेगी तो पिछली बार की तरह जैसे कोरोना में बनाई थी 1800 मंडियां, 500 की बजाय 1800 थी। कई दिक्कत आई थी गेहूं में पिछली बार, इस बार भी उसी तरीके से जरूरत पड़ी तो 1800 नहीं 2000 मंडियां भी हम बढ़ाने का काम करेंगे। मैं किसान। चलिए खबरों में बात करेंगे भिवानी के चौधरी बंसीलाल अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूदकर 32 वर्षीय मरीज ने आत्महत्या कर ली। मृतक भिवानी के सैनिक कॉलोनी मोहल्ले का रहने वाला 32 वर्षीय बाबूलाल था, जिसकी बीते 18 तारीख को अपने पड़ोसी से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसे भिवानी के सामान्य अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां के वार्ड नंबर 9 के कमरा नंबर 3 में उसे दाखिल कराया गया। भिवानी सिटी पुलिस के SHO संदीप कुमार ने इस बारे में बताया कि बाबुल को अस्पताल से दवाई देने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था और उसके बाद उसके इलाज का कार्य पूरा हो चुका था। अस्पताल की मंजिल से वह कैसे गिरा, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया है। क्या मामला था ये, कब एडमिट हुआ था, किस मामले में एडमिट था, क्या कार्रवाई की जा रही है? 18 तारीख को इसका अपने पड़ोसी के साथ में झगड़ा हुआ था, जिस पे 19 तारीख को इनके बयान। उसके बाद में अब जब ये अंडर ट्रीटमेंट थे, इसी दौरान आज डॉक्टर साहब ने इनको फिट होने के बाद में, क्योंकि इनके सारे टेस्ट वगैरह कंप्लीट हो चुके थे, उसके बाद में इनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। उसके बाद में अचानक बाद में इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ से ऊपर से गिरने से उनकी मृत्यु हो चुकी है बाबूलाल की। तो अभी तो ये अनुसंधान का विषय है कि कैसे गिरे और इसके पीछे कारण क्या था। कौन से वार्ड में भर्ती? ये 9 नंबर वार्ड के अंदर ऊपर 3 नंबर कमरे में एडमिट रहे हैं पहले। परिजनों का भी बयान लेंगे और उसके बाद में जैसे बयान आएंगे उसके बाद में कुछ आपको बाबूलाल। मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।